ओए राहुल, मुझे जल्दी से 10,000 रुपये दे दे, कल लौटा दूंगा। भैया अभी तो मेरे पास नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारी तनख्वाह आ गई ना महीने की, बस फ्रिज का पेमेंट करना है, न्यू फ्रिज ऑर्डर कर रहा हूँ और मेरे कार्ड में आज कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं भाई, सच में नहीं है, अभी तो बचे ही नहीं है। ये सुनते ही प्रकाश एकदम चिल्ला पड़े। पैसा क्यों नहीं है तेरे पास? कहाँ गए सारे के सारे? तेरे पास इतने पैसे तो होने चाहिए। पापा वो खर्च हो गए। लेकिन तेरा खर्च ही क्या है? किराया नहीं देता, खाना यहीं खाता है, तेरे पास इतने तो होने चाहिए थे। वो मैंने अपने एक दोस्त को उधार दे दिए थे ना, इसलिए नहीं है। ये वाक्य बम की तरह फटा। प्रकाश का चेहरा लाल हो गया, नूतन की सांसें तेज हो गई। वरुण ने पराठे पर दही डालना बंद कर दिया, तीनों उसे घूरने लगे। क्या? यह तूने क्या किया? यूं ही पैसे उड़ा दिए दोस्तों पर? बेवकूफ कहीं के। सच कह रहे हैं तुम्हारे पापा। हमारे जमाने में तो सारी कमाई घर में लगा दी जाती थी, दोस्तों को उधार। हाँ, बस 5-10 रुपए, इससे ज्यादा नहीं, और तूने हजारों में दे दिए। अब घर में जरूरत है, फ्रिज आ रहा है, और तुमने दोस्तों को फालतू में अय्याशी के लिए दे दिए। अरे नहीं भैया, उसे मेडिकल इमरजेंसी थी, ऑपरेशन कराना था। अरे मेडिकल इमरजेंसी झूठ बोलकर लेकर आया होगा वो, और अगर थी भी तो उसके पास अपने पैसे नहीं थे क्या? तू ही क्यों बना मसीहा? ये बात हमारी समझ से बाहर है। रागिनी ने देखा कि राहुल की आंखें नम हो रही है। वो बीच में बोलने की कोशिश करती है। सुनिए ना, शायद सच में जरूरत थी, राहुल ने अच्छा ही किया। चुप रहो बहू, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि पैसों की कीमत क्या होती है। सॉरी बोलकर राहुल चुपचाप अपने कमरे में चला गया। भाई, राहुल के साथ हुई इस घटना ने नीलम के मन में एक डर बिठा दिया था। आज उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री आखिरकार उसके हाथों में थी। उससे आगे की मंजिल सोच रखी थी। वो अपने पेरेंट्स से बोली, पापा मम्मी, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है। हाँ बेटा, बढ़िया है। मैं आगे वीएफएक्स डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी फील्ड है। वही ना जिसमें कार्टून बनाते हैं। अरे बेटा, ये कोई पढ़ाई नहीं है, वो तो शौक या चीज है। अब तो बड़ी हो गई है बेटा। हाँ बेटा, अब तो शादी की तैयारी का समय है। इतनी मेहनत से पढ़ाई कर ली, बस अब फालतू के कोर्स करके टाइम वेस्ट मत कर। ये फालतू नहीं है, ये मेरा करियर बन सकता है। मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। अलग? अलग के नाम पर कार्टून बनाएगी? पागल कहीं की। बैठ जा शांति से। लड़कियों के लिए यही सही रास्ता है, पढ़ाई खत्म फिर रिश्ता। पर वो... सुन रही है नीलम, बड़ों की बात माना करो। तुम लड़कियों को ये सब समझ में नहीं आता। पापा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। और नहीं तो क्या, मैंने तो तेरे लिए रिश्ता देखना पहले ही शुरू कर दिया है। नीलम का गला रूंध गया। वो और बहस करना चाहती थी, लेकिन उसके सामने तीनों की एकजुट अटल दीवार खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो एक आखिरी निराशा भरी नजर सब पर डालकर बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चली गई। बेचारी नीलम, ये लोग बिल्कुल सुनते ही नहीं है, ना ही समझते हैं। उसी शाम राहुल ने कुछ हिम्मत बटोरी। शायद नीलम की हार ने उसमें भी कुछ जगा दिया था। उसने खाने की टेबल पर एक और बम फोड़ा। पापा, मैं जॉब चेंज करने वाला हूँ। क्या? तेरी जॉब सही तो चल रही है, ऐसा क्यों करना है? पागल कुत्ते ने काट लिया क्या तुम दोनों भाई बहन को? अरे नहीं पापा, मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मजा नहीं आ रहा है। मैं कहीं और ट्राई करूंगा। हे भगवान, एक ने कोर्स करना है, एक ने जॉब छोड़नी है। ये क्या उथल पुथल मचा रखी है भाई? और मजा नहीं आ रहा क्या होता है? ये कोई गेम है? और नहीं तो क्या, यह काम मजे के लिए नहीं होते। सिक्योरिटी देखो, सेटलमेंट देखो। तू नहीं बदलेगा, हम तुझसे बेहतर जानते हैं। पापा, ये मेरी जिंदगी है, प्लीज मुझे अपने फैसले लेने दीजिए। अरे छोटे, अभी छोटा है तू। जो हम बताए वही कर, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर। प्रकाश का चेहरा लोहे जैसा कठोर हो गया। उन्होंने सिर्फ एक बार सिर हिलाया, ना में। राहुल की सारी हिम्मत जैसे उसी पल निकल गई। वो बेचारा कुछ ज्यादा बोल ही नहीं पाया, बस सर नीचा किए खाना खाने लगा। लीजिए देवर जी, आपके लिए हलवा बनाया था आज। थैंक यू, पर मन नहीं है। मन होगा भी कैसे, इन लोगों ने तो मन की करने ही नहीं दी कभी। अगले दिन दोपहर घर में जोरदार म्यूजिक की आवाज गूंज रही थी। नूतन ने जब नीलम के कमरे का दरवाजा खोला तो नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। नीलम जोर जोर से एक वीडियो देखते हुए जुम्बा कर रही थी, पसीने से लथपथ। हे भगवान, ये लड़की पागल हो गई है। तभी पड़ोसन प्रेमलता भी आ गई और ये देखकर हंसने लगी। अरे वाह नूतन, ये क्या हो रहा है भाई? बेटी की शादी तय हो गई क्या जो नाच रही है? नहीं आंटी, इसे जुम्बा कहते हैं, एक तरह की एक्सरसाइज है।
अच्छा है, अच्छा है। अब ऐसे मैंने देखा है लोगों को करते हुए, बहुत अच्छा, फिट रहो। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं होती नाचने गाने वाली। ये क्या अश्लील सा नाच है, बस करो इसे। मम्मी जी ये सच में एक एक्सरसाइज है, करने दीजिए ना, फायदा ही तो है। फायदा? नुकसान है। ऐसे नाचेगी तो इसका रिश्ता नहीं होगा। लोग कहेंगे अरे ये तो नाचने वाली है, कोई भी संस्कारी घर ऐसी बहू नहीं लेगा। मैं तो चली, यहाँ तो कुछ अजीब ही फैमिली मैटर चल रहा है। प्रेमलता हंसते हुए मुस्कुराहट के साथ चली गई। बेचारी नीलम चुपचाप बैठ गई। संगीत बंद, सपने बंद। ये सब देखकर रागिनी का दिल भर आया। उसने शाम को वरुण को एकांत में ले जाकर समझाने की कोशिश की। वरुण, तुम मम्मी पापा को समझाओ ना, इन लोगों की जिंदगी में इतना इंटरफेयर ना करें, इन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दे। अरे रागिनी, तुम्हें कुछ पता नहीं है, वो लोग जो कर रहे हैं वही सही है। बड़े जो करते हैं, जो कहते हैं, सही होता है। हमें उनकी हर बात माननी चाहिए। तभी जैसे उनकी बात सुन रहे हो, नूतन और प्रकाश कमरे में आ धमके। वरुण बिल्कुल सही कह रहा है, बड़ों की बात मानोगे तो भले में रहोगे। ये बात तुम भी ध्यान रखो बहू। हाँ, हमारे घर में यही परंपरा रही है। बड़ों का अनुभव ही सबसे बड़ी पूंजी है। बेवजह की आजादी से कुछ हासिल नहीं होता। जी सही बात है, बड़े जो कहते हैं वही सही होता है, बाकी सब गलत। हाँ बिल्कुल सही। अगले दिन छुट्टी का दिन था। घर में एक सुस्त आलसी खुशी फैली हुई थी। राहुल और नीलम ने गुपचुप ढंग से ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर दिया। आज मजा आएगा, पिज्जा खाएंगे इतने दिनों बाद। हाँ, वरना कोई और खुशी तो बची नहीं है जिंदगी में। जब डोरबेल बजी तो पिज्जा वाले ने बॉक्स थमाया। दोनों के चेहरे बच्चों की तरह खिल उठे। उन्होंने सबको खुशी खुशी बुलाया। आ जाओ सब, आज पार्टी है, गर्मा गर्म पिज्जा है। हाँ चलो सब साथ में बैठकर खाते हैं। अरे वाह, पिज्जा, जल्दी खोलो भाई। लेकिन उनकी ये खुशी उस समय तकलीफ में बदल गई जब प्रकाश लिविंग रूम में आए। उनकी नजर पिज्जा के बॉक्स पर पड़ी तो वो उस एक डॉक्टर की तरह हैरान रह गए जिसने मरीज की बॉडी में जहर देख लिया हो। ये क्या है? पिज्जा पापा, सब खाएंगे, आ जाओ ना आप भी। मैंने पूछा ये घर में क्या है? ये प्लास्टिक का चिपचिपा जहर वापस करके आओ, कोई नहीं खाएगा ये। पापा ये ऑनलाइन ऑर्डर हुआ है, वापस नहीं हो सकता, खा लो ना। जुबान मत लड़ाओ, ये पिज्जा जहां से आया वहीं ले जाओ। हमारे घर में ये कचरा नहीं घुस सकता। अच्छा खाना खाओ, दाल रोटी खाओ, यह क्या सड़ी हुई चीज है? उल्टी हरकतें करते रहते हैं बस ये लोग, मुरक कहीं के। अरे तुम लोग मानते क्यों नहीं हो, बदतमीज कहीं के। मम्मी पापा की बात मानो, ये सब नहीं खाना चाहिए। क्या करोगे इसका? किसी गरीब को दिया जाओ। ठीक है, दे आते किसी को। पर मेरा तो मन हो रहा है खाने को। तुम्हारा मन अब घर चलाएगा? जिस घर में बड़े हैं उसका मन देखो, ये सड़ी हुई पनीर टमाटर वाली चीज नहीं खाई जाती। राहुल और नीलम ने सारे पिज्जा बॉक्स उठाए और बिना एक शब्द कहे वे दोनों घर से बाहर निकल गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, घर के अंदर चुगली का महाभारत शुरू हो गया। देख लिया ना, बिल्कुल नालायक है दोनों, हमारी एक नहीं सुनते। पैसा बर्बाद करते हैं। हमने कभी ऐसी चीज मंगाई? हम तो सादगी से रहते आए। बिल्कुल मम्मी पापा, ये आजकल की नई जनरेशन ही ऐसी है। रागिनी कुछ बोलना चाहती थी, उसका दिल कह रहा था कि पिज्जा खाने में क्या बुराई है, लेकिन नूतन की वो कड़ी नजर उसे याद आ गई। उसने अपने होंठ दबा लिए। क्या सचमुच इस घर में सिर्फ दाल रोटी और नियम ही जीवित रह सकते हैं? एक छोटी सी खुशी के लिए भी जगह नहीं है क्या? खैर मैं क्या ही कर सकती हूँ। दिन ऐसे ही कट रहे थे और फिर एक दिन अचानक एक तूफान आया। 75 साल की प्रकाश की मौसी भन्नो देवी आधम की। सबने उनका स्वागत किया। नमस्ते मौसी, आइए। नमस्ते नमस्ते, आपका स्वागत है। अरे बच्चों खुश रहो, लंबी उम्र पाओ, घर में सुख शांति बनी रहे। प्रणाम मौसी जी, आपके लिए नाश्ता लाऊं? अरे ये अभी कोई पूछने की बात है। रागिनी ने खूब मेहनत से नाश्ता बनाया। पूरियां, आलू की सब्जी, मीठा दही, सबने प्रेम से खाया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन भन्नो देवी एक डिसिप्लिन की तोप थी और उन्होंने अगले सुबह ही गोली चला दी। सुबह के ठीक 6 बजे वो प्रकाश और नूतन के कमरे में धड़ धड़ाती हुई घुस गई। उठो, सूरज निकल आया, अब तक सोए रहते हो? मौसी जी अब तो 8 बजे उठते हम तो। क्या 8 बजे? जल्दी उठना जरूरी है। अगर नहीं उठते थे जल्दी तो अब से उठोगे। चलो टहलने चलते हैं। वरुण कहाँ है, उसे भी लेते हैं। भन्नो देवी ने वरुण को भी उठा लिया।
अरे दादी, मुझे तो बख्श दो। अरे चल, बख्श दो का बच्चा, उठ। थके मानते नींद में डूबे प्रकाश, नूतन और वरुण को उन्होंने खड़ा कर दिया। प्रकाश ने हिम्मत करके पूछा, मौसी जी, राहुल, नीलम और रागिनी को भी ले चलते हैं। राहुल और नीलम तंदुरुस्त है, तुम लोग बुढ़ापे की तरह बढ़ रहे हो, तुम्हारा जाना जरूरी है। और रागिनी वो नाश्ता बनाएगी जब तक तुम लौट कर आओ आराम से। अरे यार। हाँ ठीक है ठीक है। अरे इस तरह तीन बेचारे नींद से अधमरे टहलने के लिए रवाना हो गए। अब ये रोज होने वाला था, क्योंकि अब मौसी का शासन काल चल रहा था। प्रकाश, नूतन और वरुण ने आपस में फुसफुसाकर तय किया, चलो कुछ दिन झेल लेते हैं, बुजुर्ग है, नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो आप। लेकिन फिर बारी आई खाने की, और प्रकाश का सबसे प्यारा नाश्ता, आलू के पराठे घी लगाकर। बहू, आज पराठे बना लेना, कल नहीं बने थे ना। जी अभी लाती हूँ। रागिनी रसोई में गई और कुछ देर बाद नाश्ता लेकर आई, पर सामने थी कड़वे तेल में तली हुई बिना मसाले की अजीब सी हरी सब्जी, जिसे देखकर सबका मुंह बन गया। ये क्या है? ये कौन सी बदबूदार चीज है? मैंने पराठे कहा था, ये क्या बना दिया? इतनी सी बात भी नहीं समझती बहू, सुबह सुबह ये कैसा नाश्ता बनाकर रख दिया? तभी अचानक मौसी टपकी। उन्होंने प्रकाश का कान पकड़ा और ऐसा मरोड़ा कि वो चिल्ला उठा, ओ मौसी, छोड़ो। क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है बहू से बात करने की? और ये क्या तरीका है बुढ़ापे में घी पराठे खाने का? तिल तिल के मरने का शौक है क्या? आज से तुम सिर्फ कड़वे तेल में बनी सब्जी खाओगे बस। अरे मौसी जी, पर ये तो। मौसी जी, डॉक्टर ने तो कभी मना नहीं किया। मैं डॉक्टर से भी बड़ी हूँ, मैं अनुभवी हूँ, चुपचाप खाओ। तभी रागिनी ने एकदम प्यारा चेहरा बनाकर अपनी टिप्पणी दी, अरे आप लोगों को बड़ों की बात माननी चाहिए। वो कह रही हैं तो कुछ तो भलाई होगी ना इसमें। बड़ों का अनुभव ही सबसे बड़ी पूंजी होती है ना? ये ताना किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि यही वाक्य वे रोज नीलम और राहुल को सुनाते थे। रागिनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी और मौसी को धन्यवाद दे रही थी कि इन लोगों को सबक मिल रहा है। तभी वरुण बोला, मेरे लिए तो पराठे बना दो, मैं तो जवान हूँ। मौसी ने तेजी से घूमकर वरुण के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। बकवास ना कर, तू भी यही खाएगा पराठे? अरे पराठे राहुल और नीलम खा सकते, वो अभी जवान है। ये सुनते ही राहुल और नीलम की आंखों में चमक आ गई। वे दौड़कर मौसी से लिपट गए। धन्यवाद, आप सबसे बढ़िया हैं। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है। कुछ समय बाद मौसी ने देखा कि नूतन बाहर खड़ी होकर पड़ोसन प्रेमलता से बातें कर रही है। मौसी गुस्से में बोली, नूतन इधर आओ, इधर उधर चुगली करने की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। मौसी जी, वो तो बहुत अच्छी औरत है, मैं रोज उससे बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं लोगों को पहचानना जानती हूँ, वो अच्छी नहीं है, लोग गलत होते हैं। और अपने परिवार पर ध्यान दो ना, बाहर वालों से क्या मतलब? बेचारी नूतन चुप हो गई। वो और प्रकाश अब परेशान हो रहे थे, लेकिन मौसी से कुछ कह नहीं सकते थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, ये तो बड़ी मुसीबत आ गई, कब तक झेलेंगे? अरे क्या कर सकते हैं, जो है सो है। रागिनी ने ये सुन लिया। वो आगे बढ़ी और बोली, अरे वो बड़ी हैं, आपसे बेहतर जानती होंगी ना? तू ज्यादा ना बोल, अपना काम कर। बढ़िया ही दादी की चमची। अगले दिन किसी बात पर प्रकाश और वरुण राहुल पर चिल्ला रहे थे। नूतन भी साथ खड़ी थी। तभी भन्नो देवी बोली, क्या है? तुम लोग घर में बहुत शोर करते हो। इस उम्र में इंसान को थोड़ा मौन व्रत रखना चाहिए। चलो तुम तीनों लोग मौन व्रत रखो। मौसी जी, मैं तो बस समझा रहा था। नहीं, कोई समझना समझाना नहीं। नूतन, प्रकाश और वरुण, बहुत चिल्लाते हो तुम लोग, शोर मचाते रहते हो, इसलिए मौन व्रत रखोगे पूरे 24 घंटे का। अगर कुछ बोले तो सजा मिलेगी, याद रखना। तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। मौसी ने जबरदस्ती उनका मौन व्रत शुरू करा दिया। अगला दृश्य बड़ा ही मनोरंजक था। नूतन चाय बना रही थी, चीनी का डिब्बा नजर नहीं आ रहा था। हाँ क्या? मुझे नहीं पता। वरुण का मोबाइल बज रहा था। वो फोन उठाकर बोलना चाहता था, लेकिन मौसी की नजरें उसी पर टिकी थी। वो बेचारा फोन पर फुफकारने लगा।
रागिनी पूरा मजा ले रही थी और साथ में राहुल और नीलम भी। मजा आ रहा है ना? बहुत ज्यादा। दादी तो सेविज निकली। एकदम ओपी। 24 घंटे किसी तरह बीते। तीनों की हालत बिगड़ चुकी थी। मौन व्रत खत्म होते ही जैसे बांध टूट गया। तीनों ने बोलना शुरू किया और कुछ भी बकवास करने लगे। अब नहीं सहा जाता। हम लोगों को लाफिंग थेरेपी करनी चाहिए, वरना दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही, हंसोगे तो जीवन खिलेगा। वरुण ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। हा 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 हा। प्रकाश ने भी साथ दिया। हो। नूतन ने भी अनमने ढंग से है कर दिया। देखते ही देखते तीनों जोर जोर से हंसकर लाफिंग थेरेपी करने लगे। क्या है ये? पागल हो गए हो क्या? यह माता आ गई है तुम लोगों पर जो ऐसे हंस रहे हो। चुप, बिल्कुल चुप। मौसी जी, ये लाफिंग थेरेपी है, तनाव दूर करने के लिए जरूरी होती है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता ही नहीं था। बकवास ना करो, बंद करो इसे। तीनों चुप हो गए। वे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन हद तो तब हुई जब प्रकाश के एक पुराने दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे। प्रकाश बिना सोचे पैसे लेकर जाने को तैयार हुआ तो मौसी ने टोका। कहाँ जा रहे हो? किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मौसी जी, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसे देना है। आप तो बिना बात के मना कर रही हैं, कभी तो समझा करो। सिर्फ फैमिली का मतलब रखो। ये दोस्त क्या होता है? बाहर वाले हैं सब। मौसी जी, हम आपकी हर बात मानते आए, लेकिन ये नहीं मान सकते। आपको कभी तो हमारी बात समझनी पड़ेगी। हम छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा गलत बोल रहे होंगे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मौसी ने आगे बढ़कर प्रकाश का कान पकड़ा, लेकिन इस बार डांट नहीं थी उनकी आवाज में, बल्कि प्यार था। यही बात तुझे अपने बच्चों के लिए समझ में नहीं आती। जब राहुल और नीलम कुछ करते हैं तो तू हमेशा यही कहता है, बड़े सही कहते हैं, बड़े सही कहते हैं। उस जगह पर कभी छोटे सही नहीं होते क्या? ये सुनकर प्रकाश, नूतन और वरुण तीनों हैरान रह गए, जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। रागिनी ने मुझे फोन करके बताया तो मैं तुम लोगों को सबक सिखाने चली आई। रागिनी ने? रागिनी ने? रागिनी ने? जी हाँ। तुमने अपने बच्चों को कभी सुना? उनकी बात समझने की कोशिश की? नहीं ना? बस हम सही तुम गलत का राग लाते रहे। तीनों को समझ में आ गया। उनके चेहरे पर शर्म, पछतावा और एक नई सीख थी। मौसी ने प्रकाश का कान छोड़ दिया। जाब, अपने दोस्त की मदद करके आ, लेकिन अपने बच्चों को भी थोड़ी ढील दे, उन्हें भी सुनना सीखो। बड़े होने का मतलब हमेशा सही होना नहीं होता। शायद आप सही कह रही हैं। जैसे कड़वे तेल में स्वादिष्ट नाश्ता बन सकता है, वैसे ही बच्चों के कड़वे लगने वाले फैसले भी बेहतर हो सकते हैं। एक मौका तो दो। मैं समझ गया मौसी, हम लोग गलत कर रहे थे, आपने हमारी आंखें खोल दी सचमुच। उस दिन से तीनों सुधर गए। राहुल और नीलम आगे बढ़े और अपनी मौसी दादी के पैर छू लिए। धन्यवाद दादी जी, आप तो बेस्ट हो। वो तो मुझे पता ही है। मौसी ने सबको हंसा दिया। घर में पहली बार ऐसी शांति छाई जिसमें डर नहीं, बल्कि सम्मान और समझ थी।